हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो हमने पिछले 2 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और सेकंड पार्ट में हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ आवर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं एनसीईआरटी इस बारे में क्या बता रहा है। तो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी डाइवर्सिटी कहाँ पर है, लिविंग वर्ल्ड में, यानी हमारे पूरी दुनिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। तो पहले हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब होता है क्या, वेरिएशन। क्या होता है, वेरिएशन। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पर डाइवर्सिटी, आपके पूरे दुनिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। अब देखिए एनसीईआरटी इस बारे में क्या बोल रहा है। थोड़ा सा हम सेटअप अच्छा कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। ये हमारे लिए सही रहेगा थोड़ा से, हाँ ये सही है। देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी देखने को मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार के आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आपको बता रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी कि जैसे आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको वहाँ पर, जैसे आप गमले में पेड़ लगाए हो, ठीक है, वो आपको दिखता है। इंसेक्ट, आप मच्छर मक्खियाँ देखते हो। बर्ड्स आप देखते हो, ठीक है। या फिर आपने कोई घर में आपने जानवर पाला हुआ है ना, कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है, या फिर आपने कोई दूसरा एनिमल्स है। तो आप डिफरेंट तरीके के जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी आपको वैरायटी दिखती है ना। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, देयर आर आल्सो, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। देयर आर आल्सो सेवलर ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे ऑल आर अराउंड यू। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ये बोलना चाह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं उनको हम आपके नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके अगल बगल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके क्या होते हैं, आसपास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप उनको नेकेड आई से नहीं देख पाते हो। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है ये देखते हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of organism that you see would increases। यहाँ पर एनसीईआरटी ये बोल रहा है जैसे आप किसी एक जगह पर क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हम एक कहाँ गए, हम एक जंगल में गए, ठीक है। तो जंगल का हमारा रेंज ये है, क्या हमारा रेंज ये है। तो हमने इसमें इस रीजन में क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। तो हमें मान लीजिए यहाँ पर 500 वैरायटी के एनिमल्स मिले, ठीक है। 500 वैरायटी के आपको एनिमल्स मिल गए, 500 वैरायटी के आपको मान लो प्लांट मिल गए, ठीक है। 500 वैरायटी के आपको क्या मिल गए, प्लांट मिल गए। फिर आपको और भी प्रकार के कुछ वैरायटीज़ मिल गई लिविंग ऑर्गेनिज्म के 300, ठीक है। तो आपने अगर इतने रेंज में ऑब्जर्वेशन किया तो आपको मान लीजिए कितना मिला, आपको 1300 वैरायटीज़ ऑफ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गए। अब जैसे हमने एरिया ये लिया था जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, हमने क्या किया, अब इस एरिया को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। हमने इस एरिया को क्या किया, बढ़ा लिया जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नए वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। मान लो आपको यहाँ पर 200 वैरायटीज़ ऑफ आपको एनिमल्स मिल गई, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर 100 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स मिल गया। उसके अलावा मान लो आपको इस रीजन में 300 वैरायटी आपको मिल गया किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए पहले हम जब इस रीजन में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो हमें यहाँ पर 500 ये मिले थे, 500 ये मिले थे, 300 ये मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 1500 वैरायटी मिली थी। बट हमने जब इसका जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो रीजन हमारा है, उसको हमने बढ़ा दिया तो हमको और भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गए। तो वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पर मेंशन किया है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया। यहाँ पर इस चीज़ को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं कि अगर हम
जो एरिया है, जो आपका क्या है एरिया है, अगर आप उसको इंक्रीज़ करते हो तो आपका जो वैरायटी का नंबर है वो भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ करते हो आप एरिया को, यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीजेस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। ओबियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी ए ग्रेट नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जैसे आप किसी जंगल में गए तो जंगल में क्या होता है, जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज़ की क्रिएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो आपका डिफरेंट प्रकार का जो एनिमल्स है, प्लांट है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज़। देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हम मान लीजिए एक जंगल में आए, कहाँ है, हम एक जंगल में आ गए। ठीक है, तो जंगल में क्या है, मान लीजिए क्या है, एक प्लांट है कोई। ठीक है, कोई क्या है, प्लांट है, एक कोई एनिमल है, मान लीजिए कोई एक डॉग है। ठीक है, और एक आपका कोई इंसेक्ट वगैरह है, क्या है आपका एक इंसेक्ट है। तो देखिए जैसे आपका जो ये प्लांट है ना, ये आपका जो प्लांट है वो किसी एक अपनी अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका जो ये एनिमल है, जो आपका डॉग है, ये अपनी एक अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ रहे हो, ये अपनी एक अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके अलावा जो आपका ये इंसेक्ट है वो अपना एक अलग स्पीसीज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी जो आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका एक कुत्ता है तो वो एक अपनी अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कोई इंसेक्ट है तो वो अपनी एक अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कोई प्लांट है तो वो एक अपना एक अलग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपके स्पीसीज जिनको हम जानते हैं और जिनको डिस्क्राइब किया गया है उनका एक नंबर दिया हुआ है 1.7 से 1.8 मिलियन। इट मीन 17 से 18 लाख स्पीसीज जो हैं उनको हम आज की डेट में जानते हैं और उनको डिस्क्राइब किया गया है। देखिए एक चैप्टर आपका होगा इकोलॉजी में, ठीक है, जिसमें हम आपका पढ़ेंगे, रॉबर्ट में डाटा दिए थे, उन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीसीज़ होते हैं जिनके मतलब हम खोज सकते हैं। बहुत ही एस्टिमेट उनका डाटा दिया हुआ है, तो उसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे भी। और बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने अपना एक अलग अलग डाटा दिया हुआ है, बट ये डाटा हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो बायोडाइवर्सिटी कितना बताया हुआ है, 1.7 से 1.8 मिलियन दिया हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो आपका डिस्क्राइब किए गए हैं कितने, वो आपके 1.8 मिलियन है। कितने हैं, 1.8 मिलियन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, यानी आपको जो इतना सारा नंबर ऑफ स्पीसीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, वही चीज़ है कि जितने भी आपके प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने प्रकार के आपके स्पीसीज़ अर्थ पर हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो उसी वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बायोडाइवर्सिटी टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू should remember that here as we explore new areas or even old one, new organism are continuously being identified। देखिए हमने एक एग्जांपल समझा था अभी कि अगर हम जो आपका एरिया है उसको बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमने अभी समझा था। और दूसरा आपको जो बोल रहा है ओल्ड वन वाला, जैसे कि मान लो आपका कोई एक बहुत पुराना घर है, क्या है, एक बहुत पुराना घर है, अब यहाँ पर लोग नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपका गिर कुछ खड़ाहट टाइप का बन गया है। तो जब यहाँ पर बहुत टाइम बाद लोग वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले के मुकाबले, यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले के मुकाबले जब बिल्कुल गिर उड़ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल खड़ाहट टाइप का हो गया होगा, तो यहाँ पर आपके नए स्पीसीज़ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नए स्पीसीज़ आपको मिलेंगे, नए आपके क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया है कि आप नई जगह को बढ़ाएंगे तब तो मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी पुराने जगह पर वापस भी आएंगे तो वहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो हैं, वैरायटीज़ जो हैं, वो आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। एज स्टेटेड अर्लियर
देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ये बता रहा है कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ है इस चीज़ को कि हमारे पूरे दुनिया में एनिमल्स और प्लांट्स के जो नंबर है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिलियंस में होते हैं। उनकी बहुत सारी क्या होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं। हम आगे भी इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये बताया हुआ है कि जैसे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो हम अपने उसको एरिया में उसके एक कॉमन नेम से जानते हैं, उसको हम लोकल नेम बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे हमारा एक खुद का एग्जांपल ले सकते हो आप। अपन जैसे अपने घर में होते हैं ना, तो हम लोग को ऐसे एक कॉमन सा नेम बोलते हैं, गोलू, मोलू, सोनू, मोनू बोलते हैं, ठीक है। तो वैसी चीज़ आपके प्लांट और एनिमल्स के लिए भी यहाँ पर अप्लाई होती है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। जैसा कि हमारे साथ भी होता है, अपन लोग जब किसी दूसरे घर में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को उस गोलू मोलू नाम से नहीं बुलाया जाता, हमें कुछ दूसरे नाम से बुलाया जाता है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आप अपने घर में हो तो आपको एक बहुत ही सिंपल से नाम से आपको बुलाते हैं। बट अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, ठीक है, अपने नाना के यहाँ जाते हो या फिर किसी और के यहाँ जाते हो, तो आपको एक अच्छे नाम से बुलाया जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, जैसे कि आपका जो लोकल नेम होता है ना, वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है और आपका एक कंट्री में भी वैरी करता है, ठीक है। वही चीज़ आपको एनिमल्स और प्लांट के लिए भी आप समझ सकते हो। Probably you would recognize the confusion that would be created if did not find the way and means to talk to each other। तो वही चीज़ बोल रहा है, जैसा कि आप इसको समझ सकते हो कि अगर आपको किसी से बात करनी है, तो अगर उसकी लैंग्वेज बिल्कुल आपकी तरह है तो आप उससे ईजिली बात कर सकते हो। बट अगर आप हिंदी बोल रहे हो, कोई दूसरा इंसान राजस्थानी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, तो उससे बात करने में क्या होगा, दिक्कतें आएंगी ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो ऐसे ही आपका लोकल नेम में भी होता है। जैसे प्लांट है तो प्लांट का एक जगह कुछ और नाम है, लोकल नाम, किसी दूसरे प्लेस पर उसका लोकल नाम कुछ और है, तो वो चीज़ें हमें कन्फ्यूज़न में डालती हैं ना। जैसा कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टू रिफ़र टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वही चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी भी मेंशन कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को खूब शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। Hence there is a need to standardize the naming of living organism। तो वही चीज़ है ना यार, जब आप कन्फ्यूज़न हो रही है बातें करने में, तो आप एक कोई ऐसा चीज़ ढूंढोगे ना जिससे कि ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर आपका किसने किया, वही चीज़ आपको यहाँ पर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो नाम होता है ना किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। इट मीन्स उसको एक कोई अच्छा सा नाम दे दिया गया जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया में उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी आगे बताया हुआ है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, यानी नामकरण की प्रक्रिया किया गया यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ, ठीक है। मान लो लोकल नेम कुछ है तो उसको सबको हम हटा के क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड नाम रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या बता रहा है। ओबियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is belong to। तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि जब आप ये नेमिंग का प्रोसेस करोगे ना, ये तभी अच्छा हो पाएगा जब आपका जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको आप करेक्टली डिस्क्राइब कर पाओगे, करेक्टली उसको आप बता पाओगे कि यही ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका दो डिफिनेशन पढ़ा, पहला नॉमेनक्लेचर का, दूसरा आइडेंटिफिकेशन का। तो आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि जो आपका लोकल नेम से जो दिक्कतें होती हैं ना, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड नाम रखा जाता है ऑर्गेनिज्म का, और उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन पेन से, कि आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ, नेमिंग हुआ। क्या हुआ, नेमिंग हुआ कि आपका एक पार्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका सेम नेम से जाना जाता है। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन हुआ, क्या हुआ, करेक्टली उसको डिस्क्राइब किया गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हर चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कम्प्लीटली एनसीईआरटी ही हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड नेम होगा ना उसी को यहाँ पर साइंटिफिक नेम बोला जा रहा है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि स्टैंडर्ड नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। अभी एक वर्ड और आएगा बायोलॉजिकल नेम, फिर आपका आएगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर से कुछ आपके नाम निकल के आएंगे ना, उनको एक अलग नाम बोला जाएगा कि एक अलग वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, सारा का मतलब एक ही होता है। साइंटिफिक नेम हो, बोटैनिकल नेम हो, बायोलॉजिकल नेम हो, स्टैंडर्ड नेम हो, वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, वो आपका लोकल नेम से बचने का क्या तरीका है। ठीक है, टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो आपका सिस्टम रखा गया ना कि जिससे कि हम ना एक ही नाम से सबको जानेंगे ऑर्गेनिज्म को पूरे दुनिया में, तो इसको सारे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि जैसा आपको कोई प्लांट है, क्या है, कोई प्लांट है, तो प्लांट का जो नाम होता है ना, जो प्लांट का नाम होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो वो आपका बेस्ड होता है एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पर। और जो नाम रखा जाता है ना प्लांट का, उसको कौन रखता है, उसको आईसीबीएन रखता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट करेंगे कि जो आपका प्लांट होता है उनका जो नाम होता है वो एग्रीड प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वो क्राइटेरिया पर। और जो नाम रखा जाता है ना वो कौन रखता है, वो आपका आईसीबीएन रखता है। इट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। हम नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब नेक्स्ट चीज़ ये आ रहा है कि आपका प्लांट का नाम रख दिया गया, तो एनिमल्स का नाम कैसे रखा जाएगा। तो एनिमल्स के लिए भी एक अलग कैटेगरी होती है, अलग एक उसकी क्या होती है, कम्युनिटी होती है। तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि एनिमल्स के लिए कौन सा एक आपका कम्युनिटी नाम रखता है, तो उसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए आपका आईसीबीएन और आपको एनिमल्स के लिए कौन होगा, आईसीजेडएन होता है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ये चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात भी किए थे कि स्टैंडर्ड नेम जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो एक ही होता है, लोकल नेम उसके हज़ार हो सकते हैं। समझ लो, जैसे आप ही हो तो आप कहीं पे नाम छोटू है, कहीं मोटू है, कहीं गोलू है, सोनू है, मोनू, बट आपका जो आधार कार्ड में नाम होगा ना वो आपका एक ही होगा, उसी नाम से आप पूरे देश में जाने जाते हो। तो वैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी होता है कि उनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है ना वो आपका एक ही होता है, उसी नाम से वो पूरे दुनिया में जाना जाएगा। जैसे कि अपन ह्यूमंस होते हैं ना, तो हमारा जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है होमो सेपियंस। अब जैसा कि आप किसी इंडिया के किसी पार्ट में जाओगे तो वहाँ पर कुछ लोग मनुष्य बोलते हैं, कुछ लोग मानव बोलते हैं, कुछ लोग इंसान बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है ना वो आपका होमो सेपियन होगा और लोकल नेम आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। तो वही चीज़ें ना यार, अगर आपका जो मेन नाम है ना अगर वो आपका फिक्स है तो आप किसी से भी पूछोगे तो आपका सेम जगह ही वो पहुंचेगा। ठीक है, जैसा कि आपने बोल दिया इंडिया, इंडिया आपका कंट्री का नाम है। ठीक है, इंडिया आप मान लो क्या है, आपका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, भारत है आपका, आर्यावर्त वगैरह जो आपका लोकल नेम है, इसको सिर्फ आपके इंडियन ही जानते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, आप इसको कोई धर्म वगैरह से ना जोड़ लीजिएगा, समझने के लिए। तो अगर आप किसी भी देश में जाओगे, अगर आप बोल दिए इंडिया, तो वो समझ जाएगा कि आप कहाँ की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम कुछ अलग सा नाम बोल दोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज होगा। बट अगर आप किसी भी देश में जाकर इंडिया बोलते हो तो वो समझ जाएगा कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हो। तो वैसा आपका बायोलॉजिकल नेम का भी होता है सिस्टम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, दे आल्सो, क्या बोल रहा है, दे आल्सो इंश्योर दैट ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म।
थोड़ी सी स्लाइड फिसल गई थी, बट कोई नहीं, हम लोग इसको सही कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी ये बता रहा है जैसा आपका कोई एक बायोलॉजिकल नेम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे दिया गया तो वही नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो आपका बायोलॉजिकल नेम होगा ना वो हमेशा क्या होगा, एक ही स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक बायोलॉजिकल नेम है तो वो आपका एक ही स्पीसीज़ को, एक ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट से देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। यानी जो आपके बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपके ये नामकरण वाले सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो कि क्या होता है, जो कि आपका क्या होता है, साइंटिफिक होता है। जो क्या होता है, साइंटिफिक होता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ उसके बात बताई हुई, कुछ उसके रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल देखते हैं एनसीईआरटी यहाँ पर क्या बता रहा है। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, यानी आपका जो बायोलॉजिकल नेम होगा, जो आपका साइंटिफिक नेम होगा, उसके कितने कंपोनेंट होगा, तो उसके यहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हर नाम के कितने कंपोनेंट होंगे, आपके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है जेनेरिक नेम। क्या होता है, जेनेरिक नेम। सेकंड आपका होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका साइंटिफिक नेम होता है उसका जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अगर किसी को बहुत स्लो लग रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो, बट मैं बिल्कुल ही बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से। जो 10th से 11th में आ रहे हैं उनके लिए तो भाई बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल ही मैं धीरे धीरे करके हर चैप्टर को करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको लगे रहना और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना और खूब शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप पूछ सकते हो कहीं पर भी। नेक्स्ट आता है दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कंपोनेंट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है कि जैसा कि आपका साइंटिफिक नेम में कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। तो ये जो आपका सिस्टम है ना, जो आपका ये सिस्टम है जिसमें आपका एक नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इस सिस्टम को हम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है। एक साइंटिफिक नेम के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कॉरलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई हुई है कि जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम होता है उसको किसने दिया था, तो उसको दिया था कॉरलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, कॉरलस लीनियस ने दिया था। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कॉरलस लीनियस जो थे ना, वो इस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने अपना खुद का नाम कॉरलस लीनियस जो है उसको उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से रख लिया था। उन्होंने कुछ कॉर वैन लिन टाइप का नाम लिखा था अपना खुद का। तो ये चीज़ आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि अपना ही नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से बता दिए थे, ठीक है, लिख दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया हुआ है कि कॉरलस लीनियस ने क्या किया, इस चीज़ को परफॉर्म किया था। प्रैक्टिस्ड बाई एंड इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका यही सिस्टम जो है उसको सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, सपोर्ट भी किया था, उसको बताया था कि नहीं सही बात बोल रहे हैं आपके जो कॉरलस लीनियस है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका जो हर नाम होगा उसके 2 कंपोनेंट होगा, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। और इस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, तो इसको दिया था आपके कॉरलस लीनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ एनसीईआरटी क्या बता रहा है, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कॉन्वेनियंट। यानी आपका ये जो है नेमिंग सिस्टम इस क्या था, कॉन्वेनियंट था, इसके 2 कंपोनेंट था। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ, जैसा भी इनका चीज़ था उसके बारे में हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, जो कि आपका किसका है, मैंगो का है। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम, यानी आपका जो मैंगो के नाम से हम समझेंगे कि जो आपका साइंटिफिक नेम है वो कैसे रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताया हुआ है। दिस साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। यानी जो आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बाइनोमियल नेम। तो हम इसको आइए देखते हैं कैसे कि आपका ये मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, ये बाइनोमियल नेम कैसा है।
इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है यहाँ पर कि जो आपका मैंजीफेरा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है जीनस को, वाइल इंडिका इज़ ए पार्टिकुलर स्पीसीज़। तो हमने भी इस चीज़ पढ़ी थी कि जैसे कोई आपका क्या है बायोलॉजिकल नेम है, क्या है आपका कोई क्या है बोटैनिकल नेम है, ठीक है, इसको आप वही नाम है सारा कुछ, आपको कोई बोटैनिकल नेम है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, उसके आपके 2 कंपोनेंट होते हैं ना। तो पहला उसका जो कंपोनेंट होता है, क्या हो रहा है भाई, ये कट क्यों रहा है, देखिए हम इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे आपका कोई क्या है बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, कि आपके पास एक बायोलॉजिकल नेम है, तो उस बायोलॉजिकल नेम के कितने कंपोनेंट होते हैं, उस बायोलॉजिकल नेम के आपके 2 कंपोनेंट होते हैं ना। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है ना, ये चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया था। और जो दूसरा नाम होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो हमको मैंगो का जो नाम दिया हुआ है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को मैंने आपको वापस से बताया। तो पहला जो आपका नाम होगा ना, जो आपका पहला नाम होता है बायोलॉजिकल नेम में, जो कि आपका क्या है मैंजीफेरा है, तो मैंजीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंजीफेरा जो होता है आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और जो आपका इंडिका होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर फॉलो, यानी यहाँ पे कुछ जो आपके रूल्स होते हैं ना बायोलॉजिकल नेम के, जो आपके बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम के रूल्स होते हैं वो दिए हुए हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला रूल जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, यानी आपके जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके लैटिन में होते हैं। किस में होते हैं आपके, वो लैटिन में होते हैं, रिटन इन इटैलिक्स। थोड़ा इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि वो आपके होते कैसे हैं, वो आपके होते हैं लैटिन में, लेकिन उनको हम लिखते हैं किसमें, इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इनरिस्पेक्टिव ऑफ दियर ऑरिजिन, यानी बात करते हैं कि उनका ऑरिजिन क्या है, तो उनका ऑरिजिन होता है लैटिन, इसीलिए उनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। सेकंड रूल आपका क्या है, सेकंड रूल आपका होता है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों जो आपके रूल्स हैं इनको हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि आपके जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, वो आपके लैटिन में लिखे जाते हैं, ठीक है, और उनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपका था कि जो पहला नाम होता है वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड रूल आइए देखते हैं क्या है, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate its Latin origin। तो वही चीज़ बोल रहा है कि आपको जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ना उनको लैटिन की ऑरिजिन से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप उनको हाथ से लिखोगे ना तो उनको आपको सेपरेटली हैंड रिटन क्या करना है, आपने अंडरलाइन करना है, सेपरेटली आपको उनको हैंड रिटन अंडरलाइन करना होता है। बट अगर आप उसको प्रिंट करते हो तो उसको आप इटैलिक्स में प्रिंट कराते हो। थर्ड कंपोनेंट के बाद हम समझते हैं फोर्थ रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड डेनोटिंग द इस जीनस स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर्स, यानी आपका जो पहला वर्ड होता है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि आपका जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपका मैंजीफेरा इंडिका का। तो मैंजीफेरा इंडिका जो आपका नाम दिया हुआ है ना उसमें देखिए पहला जो आपका कंपोनेंट होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, वो आपका रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जीनस को जो पहला वर्ड एम है वो आपका कैपिटल है, और सेकंड जो आपका वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट वो आपका क्या है, इंडिका है, जो कि क्या होता है आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये रूल्स आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है पूरे वीडियो में, ठीक है, यानी जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियोस को आप खूब शेयर करिए, ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो आप पूछते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताया हुआ है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयरिंग आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसा कि हमने आपको सिखाया ये चीज़ की आपका जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, तो जो आपका उसमें सेकंड कंपोनेंट होता है ना जो कि आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसके बाद आप ऑथर का नाम भी लिख सकते हो।
उसके बाद आप क्या करोगे, ऑथर का नाम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स एंड इज़ रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। और उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है। देखो एब्रीविएटेड का मतलब क्या होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। तो एब्रीविएटेड का मतलब होता है आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो उसे हम बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका ऑथर का नाम होता है ना, उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो आपका मैंगो होता है उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा आपको क्या हो गया, आपका जीनस हो गया। इंडिका क्या है, आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बट आपका जो लिन लिखा हुआ है ये बता रहा है कि जो ऑथर ने इसके बारे में बताया था वो कौन थे, वो आपके लीनियस थे। बट लीनियस का नाम जो है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है लिन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हो। इंडिकेटेड दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस। तो वही चीज़ें जो मैंने भी आपको बताई, ठीक है। तो इस चीज़ को आइए हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास क्या है, मैंगो है, क्या आपके पास मैंगो है, तो मैंगो का आपका लिखना है क्या, आपको लिखना है इसका बोटैनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखना है। तो देखो मैंगो का जो आप नाम लिखोगे ना, तो इसके होते हैं दो कंपोनेंट। कितने होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका, तो पहला इसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, इसका जीनस होता है। क्या होता है, जीनस होता है, जो कि होता है मैंजीफेरा। क्या होता है, मैंजीफेरा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लिया। सेकंड जो कंपोनेंट होता है इसका वो क्या होता है, तो सेकंड जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है इंडिका। क्या होता है, इंडिका होता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो चीज़ें हो गई। अब जो थर्ड चीज़ें याद, देखो जगह काम है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं लिखा जाता है, आपका एक ही लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या करते हो, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया होता है, जिसने बताया हुआ होता है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, हम उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी आपका साइंटिस्ट होता है, और उसका नाम हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक छोटा सा इसका नाम भी लिख के देख लेते हैं। देखिए पहले आप लिखोगे क्या, मैंजीफेरा, ठीक है, मैंजीफेरा हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इंडिका लिखोगे। क्या लिखोगे आप, इंडिका लिख लोगे, ठीक है। फिर इंडिका के बाद आप क्या लिखोगे, फिर आप लिख दोगे जो भी साइंटिस्ट होगा उसका नाम आप यहाँ पर क्लियरली लिख दोगे, ठीक है। लेकिन तो ये हमारा हो गया मैंगो का नाम। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसलिए मैं इस चीज़ों को बहुत ही थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी बना सकता हूँ, बट कोई नहीं, आप इसको बिल्कुल बेसिक से सीखिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि 10th से 11th में आके पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं वीडियोस को बहुत ही बेसिक से बना रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इसको थोड़ा वीडियोस को आप प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आइए देख सकते हैं NCERT ने क्या बताया हुआ है। तो नेक्स्ट NCERT बता रहा है, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देखो लाइन बहुत भारी भरकम है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, बहुत सिंपल इसका मतलब होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपके पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना ज़्यादा उसका नंबर है, ठीक है, इतने प्रकार के हैं, तो आप उनको एक एक करके उनको आप पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उनकी फिजियोलॉजी पढ़ना, उनके एनाटॉमी पढ़ना, ठीक है, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक डिवाइस का यूज़ किया गया। इसमें क्या होता है कि जो आपके सेम ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं, सेम फीचर्स वाले, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म उड़ सकता है, ठीक है, तो उसको हमने एक ग्रुप में रख दिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म तैर सकता है तो हमने उसको एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस जो प्रोसेस होता है, जो एक आपका ये डिवाइस होता है, इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, ठीक है, उसको ग्रुप में किया गया इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर्स आप इजीली ऑब्जर्व कर सको, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को कुछ कन्वीनियंट ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांटी और एनिमल्स, ठीक है, और डॉग, कैट्स, इंसेक्ट। अब जाहिर सी बात है, हम प्लांट, एनिमल्स, इनको तो पहचान ही सकते हैं। कोई कुत्ता है उसको देख के बता सकते हैं, ठीक है, कोई बिल्ली है, इंसेक्ट है, तो इस चीज़ को हम दूर से ही बता सकते हैं। इनको आप अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो, ठीक है।
द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर्स विद दी ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब जाहिर सी बात है कोई एनिमल है तो वो मूव कर सकता है, उसके पास लोकोमोशन करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्लांट है तो वो मूव नहीं कर सकता, तो एक हमको ये कैरेक्टर मिल गया कि प्लांट आपके मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स आपके मूव कर सकते हैं, तो इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रख दिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इंसेक्ट के बारे में। जैसे इंसेक्ट आपका उड़ सकता है बट आपका कोई प्लांट है तो उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारी एक अलग क्लास बन गई इंसेक्ट के लिए। तो वही यहाँ पे कुछ ईजिली कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, तो उनके बेसिस पर ही आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। What image do you see when you think of a dog? Of course, each of us will be see a dog. अब जाहिर सी बात है अगर आप कुत्ते के बारे में सोचोगे तो आपके माइंड में कुत्ते की ही इमेज बनेगी, ठीक है। आपकी कभी किसी चिड़िया की या फिर किसी बिल्ली की तो इमेज बनेगी नहीं। Now if we were to think Alsatians, we know we are talking about। जाहिर सी बात है यार, क्लासिफिकेशन में बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। सिमिलरली सपोज वी आर से टू मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल हेयर्स, ठीक है, बॉडी हेयर्स। अब जाहिर सी बात देखो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात है कि जैसा कोई मैमल्स का कैरेक्टर पूछ लेता है तो मैमल्स के बहुत सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे उसके डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने बता भी दिया है कि अगर आप मैमल्स की बात करोगे तो मैमल्स के कौन से कैरेक्टर के बारे में आप सोचोगे, तो आप उनके जो है एक्सटर्नल ईयर के बारे में सोचोगे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या सोचोगे, बॉडी हेयर के बारे में सोचोगे। तो ये कैरेक्टर किसका होता है, ये आपका होता है मैमल्स का, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइक वाइज इन प्लांट्स इफ़ ट्राई टू टॉक ऑफ वीट द पिक्चर इन आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट। अब जाहिर सी बात है अगर आप गेहूं का पेड़ सोचोगे तो गेहूं के प्लांट का ही फ़ोटो बनेगा, या फिर राइस का तो बनेगा नहीं, ठीक है, फिर किसी दूसरे प्लांट का तो बनेगा नहीं। हैंस ऑल दीज जो आपके डॉग हो गए, कैट हो गया, मैमल्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, जितने भी आपके हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गया, आर कन्वेनियंट कैटेगरीज। आपके क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होते हैं, है ना, क्या होते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होते हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, वही चीज़ बता रहा है कि आपका हर जो आपका ग्रुप है वो एक क्लासिफिकेशन के सिस्टम से ही आपका बना हुआ है, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। जैसा कि आपका डॉग है, क्या है, टैक्सा है। सिंपल सा यार, कैटेगरीज को यहाँ पर टैक्सा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कैटेगरीज को ही आपको यहाँ पर टैक्सा बोला जा रहा है, कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ध्यान में रखोगे कि अगर कोई कैटेगरी है, जैसे प्लांट की एक अलग कैटेगरी है, एनिमल की एक अलग कैटेगरी है, डॉग की एक अलग कैटेगरी है, तो हर एक को हम क्या बोलेंगे, आपका एक टैक्सा है। डॉग एक अलग टैक्सा है, एनिमल एक अलग टैक्सा है, प्लांट एक अलग टैक्सा है। हियर यू वुड must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plant, अब जाहिर सी बात है यार, ग्रुप आपका किसी भी लेवल पे हो सकता है, तो आपका जो कैटेगरी है वो भी किसी लेवल पे हो सकता है। अगर कैटेगरी किसी लेवल पे हो सकता है तो आपका टैक्सा भी किसी भी लेवल पर हो सकता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका जो प्लांट होता है वो भी आपका क्या होता है, टैक्सा होता है। वीड जो होता है वो भी आपका क्या होता है, कि टैक्सा होता है ना। एग्जांपल से आप समझ सकते हो, प्लांट ही क्या होता है, प्लांट ही आपका एक किंगडम होता है, बट वो भी एक टैक्सा है। वीट क्या है, वीट आपका एक स्पीसीज होता है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं इसे अपन। अभी पढ़ेंगे भी इसके बारे में हम लोग, आगे आने वाली वीडियोज़ जो होंगी वहाँ पर हम लोग इसका एक आपका टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, है ना। तो वीट आपका जो होता है क्या होता है, कि स्पीसीज होता है, वो भी आपका एक टैक्सा को ही रिप्रेजेंट करता है। एनिमिलिया क्या है, आपका एक किंगडम होता है। मैमल्स क्या आपका एक होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक क्लास होता है, ठीक है। मेमेलिया होता है, तो वो भी आपका एक क्या होता है, टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स ये हुआ कि चाहे वो किंगडम पे हो, स्पीसीज पे हो, जीनस पे हो, किसी भी लेवल पर हो, वो आपका एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है। देखो टैक्सा जो होता है ना वो हर लेवल पर हो सकता है। देखो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी कि किंगडम क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, मेमेलिया में जो मैंने बोला कि आपका क्लास होता है, तो घबराना नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी ना, वहाँ पर इसके बारे में लोग समझेंगे, ठीक है। अगली वीडियोज़ उसी पर मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ क्या क्या होती हैं। तो परेशान नहीं होना, जो चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ चीज़ों को आप समझते जाइएगा, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। बट यू वुड नो दैट ए डॉग इज़ ए मैमल्स एंड मैमल्स इज़ आर एनिमल्स। परेशान नहीं हो ना, आप यहाँ पर सुनते जाओ, आगे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स हो, मैमल्स हो, डॉग्स हो, सब आपका टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पर, ठीक है।
Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa। तो वही चीज़ मैं कब से बता रहा हूँ आपको कि आपके कुछ कैरेक्टर्स को लिया जाता है, कुछ कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, कुछ ग्रुप्ड किया जाता है, कुछ आपके क्राइटेरिया लेते हैं कैरेक्टर्स को और उनको क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं और वो आपके डिफरेंट टैक्सा होते हैं। ठीक है, फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि आपके कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? उनके कुछ कैरेक्टर्स को लिया जाता है और उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप पर। और जो आपका हर एक टैक्सा होता है ना, वो आपका एक अलग लेवल पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है, ये जो प्रोसेस होता है ना क्लासिफिकेशन का, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। देखो नया वर्ड है बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका ये डिफरेंट टैक्सा में जो आपका क्लासिफिकेशन होता है ना, इसे ही हम बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बी क्लासिफाइड इनटू टैक्सा, यानी कुछ कैरेक्टर्स को हम लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है, दिस प्रोसेस कार्ड टैक्सोनॉमी। इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके कैरेक्टर्स को लिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट टैक्सा में और इस जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomical study। तो यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को हम आइए लिख लेते हैं। तो देखिए मॉडर्न जो आपका टैक्सोनॉमी होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ तो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता है। उसके अलावा क्या होता है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। उसके अलावा क्या होता है, आपका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने इस चीज़ को एक चार्ट से समझा पाइए, इसको हम लिख भी लेते हैं कि आपका जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है बट हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। वीडियोस भले ही थोड़ी ज़्यादा लग जाएं बट हर चीज़ को हमें अच्छे से सीखना है। तो पहला चीज़ तो आपका हो गया एक्सटर्नल, आपके जो बाहरी स्ट्रक्चर उनके बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका क्या होता है, दूसरा चीज़ आपका होता है, पेन हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। सेकंड आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, दो चीज़ें हमारी हो गई। तीसरा चीज़ हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होता है हमारा, तो चौथा पॉइंट हमारा होता है डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या होता है, डेवलपमेंट कैसा हुआ है उसका। ठीक है, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है उसका, ये हमारा चौथा पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्लूड करके। लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा होता है कि इसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, देखो इकोलॉजी एक नया वर्ड होगा आप लोग के लिए अगर आप लोग 10th से 11th में आए हो, बट जो लोग आगे क्लासेस में हैं उनके लिए तो फैमिलियर वर्ड हो गया होगा। देखो इकोलॉजी का मतलब होता है जैसे कोई एबायोटिक का बायोटिक के साथ जो रिलेशन होता है ना, ठीक है, जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है उसे ही हम बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है आपका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है, यानी आपका जो इंटरेक्शन होता है ना बायोटिक का एबायोटिक के साथ, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं और उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए कि जो आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी होता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट आइए देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया हुआ है कि हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर
आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आपका कौन कौन सी चीज़ें होती हैं थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपका कैरेक्टराइजेशन होता है, सेकंड आपका होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड होता है क्लासिफिकेशन और फोर्थ आपका होता है नॉमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ को हम सेपरेटली लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इस चीज़ को समझने में। देखिए हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी बेसिक सी चीज़ें टैक्सोनॉमी के अंदर होती हैं। तो 4 चीज़ें होती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। कितनी चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ होती हैं क्या? कैरेक्टराइजेशन। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन होती है। कैरेक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है यार, कैरेक्टर्स को आप, ठीक है, क्लासीफाई करते हो, ठीक है, कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। दूसरी चीज़ क्या होती है? तो दूसरी चीज़ क्या होती है इसको हम लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना किसी चीज़ का, है ना, सही से डिस्क्रिप्शन देना। इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी पढ़े भी थे, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है ना। थर्ड चीज़ क्या होता है? तो थर्ड चीज़ जो होता है वो आपका होता है नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? वो आपका होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड चीज़ आपका होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या होता है? आपका नामकरण होता है। क्या होता है? आपका नामकरण होता है। और फोर्थ चीज़ जो है वो आपका क्या होता है? फोर्थ चीज़ जो है वो आपका होता है क्या? वो आपका होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि टैक्सोनॉमी के अंदर कौन सी 4 चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ आपकी क्या हो गई? पहली चीज़ आपकी हो गई कैरेक्टराइजेशन, दूसरी चीज़ आपकी हो गई आइडेंटिफिकेशन, थर्ड चीज़ हो गई नॉमेनक्लेचर और फोर्थ चीज़ आपकी हो गई क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं कि आपका जो टैक्सोनॉमी होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर आपका होता है क्या? इसके अंदर आपका होता है कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और आपका क्या होता है? नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आगे देखते हैं क्या बताया हुआ है एनसीईआरटी में। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। टैक्सोनॉमी यहाँ पर कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोविंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। अब यार ये तो हमारी ह्यूमंस की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि हमारे अंदर क्यूरोसिटी बहुत होती है चीज़ों को जानने की। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपकी ह्यूमंस होते हैं ना वो डिफरेंट चीज़ों के जानने के लिए, खासकर जब ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो उसके बारे में अपने फ़ायदे के लिए जानने के लिए बहुत क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीड टू फाइंड सोर्स देयर बेसिक नीड फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। अब जाहिर सी बात है हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस बात को सीखना भी है कि जो आपके पहले के टाइम पर क्लासिफिकेशन भी होते थे ना तो वो अपने खुद के यूज़ पर होते थे, ठीक है। वो अपने खुद के क्या थे? क्राइटेरिया होते थे कि हमारे काम का है तो इसको हम इस ग्रुप में रखेंगे, काम करेंगे तो इसको इस ग्रुप में रखेंगे। तो वैसे ही आपका ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी बात है कि अपने जब फ़ायदे की बात आती थी ना तो वो खुद के लिए वो चीज़ों को जानना चाहते थे, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन में वो लोग अपना फ़ायदा देख रहे थे तो अपने खुद के जानकारियों के लिए तो बिल्कुल ही करेंगे वो लोग, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं इस चीज़ को करते थे, ठीक है, पहले के टाइम पर और आज के भी टाइम पर होता है ऐसा चीज़। नेक्स्ट आता है हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है यार पहले के टाइम पर जब अपना फ़ायदा लोग देखते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो अपने जो क्लासिफिकेशन होते थे, अपने जो फ़ायदे होते थे ना वो अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को ढाल लेते थे, है ना। जो पहले आपके क्लासिफिकेशन होते थे ना वो अपने खुद के यूज़ के ऊपर ही बेस्ड होते थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या बता रहा है। नेक्स्ट आपका बता रहा है ह्यूमन बींग्स सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोविंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बट दियर डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड दियर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। अब यहाँ पर एक थोड़ी एनसीईआरटी कॉम्प्लिकेट सी लाइन बोल रहा है, मतलब बहुत सीधा सा इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो आपकी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं और जानने के अलावा
करना चाहते हैं, वो उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको भी वो लोग जानना चाहते हैं। फिर से इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी अजीब सी लाइन है बट इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड होते हैं। और उसके अलावा वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग उसके बीच का रिलेशन भी जानना चाहते हैं कि डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ स्टडी दिस वाज रेफर्ड एज सिस्टमैटिक्स, यानी जो आपका ये ब्रांच होता है ना स्टडी का, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उनके बीच का रिलेशन भी जानने की कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या होता है, द ब्रांच ऑफ स्टडी रिफर्ड एज सिस्टमैटिक, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बीच का क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है, और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है एनसीईआरटी, आइए देखते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जो आपका सिस्टमैटिक्स वर्ड होता है ये आपका सिस्टेमा वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि ये क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमा का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का जो होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टेमा। और जो आपका सिस्टमैटिक्स वर्ड होता है वो आपका इसी सिस्टेमा वर्ड से डिराइव होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का। किसका अरेंजमेंट होता है, ऑर्गेनिज्म का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया हुआ है एनसीईआरटी में, जो आपके लीनियस थे ना, जो आपके कौन थे, लीनियस थे, लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो आपके कॉरलस लीनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था, एक डिवाइस दिया था, उन्होंने अपने जो पब्लिकेशन थी उसका जो टाइटल था, क्या था, जो टाइटल था, ठीक है, वो क्या रखा था, उन्होंने रखा था सिस्टेमा नेचुरी रखा था। क्या रखा था, सिस्टेमा नेचुरी रखा था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स, बहुत सारी चीज़ों को उसने इंक्लूड कर दिया था। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इनटू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो कोई यहाँ से थोड़ी लाइन कॉम्प्लिकेट हो गई, बट इस चीज़ को हम अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। देखो ये लाइन तो हमें बिल्कुल ही क्लियर है कि जो आपके कॉरलस लीनियस थे उन्होंने अपना जो पब्लिकेशन था उसका जो टाइटल था वो क्या रखा था, उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी रखा था। तो इसको हम सेपरेटली हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं जो आपका बताया हुआ है। तो लीनियस जो थे वो क्या किए थे, सिस्टेमा नेचुरी को टाइटल ऑफ पब्लिकेशन दिए थे। तो नेक्स्ट आपका बता रहा है कि जो स्कोप होता है, जो आपका क्या होता है, स्कोप होता है सिस्टमैटिक्स का, उसने क्या इंक्लूड किया था, उसने आपका आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड किया था, नोमेनक्लेचर को इंक्लूड किया था और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया था। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है, देखो आपका आइडेंटिफिकेशन भी होगा, नोमेनक्लेचर भी होगा और क्लासिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी बात होगी। इस चीज़ को हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं। देखिए सिस्टमैटिक्स के अंदर किन किन चीज़ों की बात होती है, इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया इस चीज़ को, बट हम इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहली जो चीज़ इसके अंदर होती है वो क्या होती है, वो होती है आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान पत्र आप दिखा दो, ठीक है। ये आपका हो गया कि इसमें आइडेंटिफिकेशन वाले सिस्टम में होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हो गया, सेकंड चीज़ जो है वो आपका होता है नोमेनक्लेचर। क्या होता है, सेकंड चीज़ जो है वो आपका होता है नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण जो है वो आप कर दो, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आपका हो गया नोमेनक्लेचर। थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ आपका होता है, तो थर्ड चीज़ जो है वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो कोई ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। फिर आपका एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में थोड़ा लास्ट में करके, उसका मतलब क्या है कि उसमें आपने इवोल्यूशन की बात भी ऐड कर देनी है। क्या करना है, आपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात भी ऐड कर देनी है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उसमें ऐड हो जाता है आपका, किसमें, सिस्टमैटिक्स के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इसमें होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बताया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो उसने थोड़ा क्लियर नहीं बोला, बट यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर भी कर दी कि आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो पहली चीज़ तो आपकी होती है आइडेंटिफिकेशन,
सिस्टमेटिक्स के अंदर। सेकंड चीज़ आपकी होती है नॉमेनक्लेचर। थर्ड चीज़ आपका होता है क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आप इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड किया गया हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। हमने हर चीज़ के बारे में बात कर लिया जो कि आपको NCERT में बताया हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियोस को खूब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। और जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, उन्हें बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।